हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस। ओके, तो सेल का सबसे मेन पार्ट तो न्यूक्लियस ही होता है। अगर ये आपका सेल है तो सबसे सेंट्रल पार्ट उसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर हम लेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि क्रोमोसोम्स बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन थ्रेड्स, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अच्छे से डिटेल में। आज न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस क्या है? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? आप मुझे कमेंट में बताना। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। करेक्ट। अब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया तो और ठीक है, तो न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। मतलब कि आपने कौन कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड पढ़ा है? सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर अब आपका आ रहा है न्यूक्लियस, है ना। डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमने तीन ही पढ़े अभी तक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। करेक्ट। तो ये तीन आप याद रखना कि तीन डबल मेम्ब्रेन बाउंड आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं। बाकी सब क्या थे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे। करेक्ट। उसके बाद क्या है आपका? न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेजेस। अच्छा रुको, इसको अभी कवर करते हैं। पहले डबल मेम्ब्रेन बाउंड समझ लेते हैं, फिर ये पॉइंट कवर करेंगे। ओके, तो ये आपका न्यूक्लियस है। मैंने क्या किया, ये आपका सेल था। सेल के अंदर ये जो गोल सा पार्ट है ना, उसको उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं डिटेल स्ट्रक्चर मैं उसका दिखा रही हूँ। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन बीच बीच में क्या है, उसमें पोर्स मिलते हैं, बीच बीच में छेद मिलते हैं। पोर मतलब छेद होता है। ठीक है, तो बीच बीच में पोर मिलते हैं। ये आपका जो दिख रहा है ना, ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर है। पोर मतलब बीच बीच में छेद। होता क्या है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन कुछ कुछ जगह पे फ्यूज हो जाती है। यहाँ पे फ्यूज हो गई और फिर यहाँ पे क्या बनता है? पोर बन जाता है। ये पोर क्यों बनता है? ताकि न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का काम होता है प्रोटीन बनाना और जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको रिप्लिकेट करना। ये सारे काम होते हैं न्यूक्लियस के। ओके, और पूरे सेल को गवर्न करना कि कैसे क्या करना है, ये सब काम होता है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के थ्रू इन्फॉर्मेशन बाहर आनी चाहिए। अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन बनी उसको बाहर आना चाहिए। तो बाहर आने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपके न्यूक्लियर पोर्स बने होते हैं ताकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना करनी पड़े। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पढ़ा था? तमाम तरह के प्रोटीन्स से कुछ ट्रांसपोर्ट होता था, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता था। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो यहाँ भी अगर कोई कंटिन्यूस मेम्ब्रेन होती तो यहाँ भी डिफ़िकल्टी होती किसी चीज़ को पास करने में। ठीक है, और ऊपर से यहाँ तो डीएनए बनता है, आरएनए बनता है, वो तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे पास करोगे? दिक्कत होती ना। इसीलिए न्यूक्लियर पोर बना कि न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियर छेदों से आसानी से डीएनए, आरएनए जो भी बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, वो पास आउट हो सके बाहर। ओके, तो ये आपका काम है न्यूक्लियर पोर का। अच्छा, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, तो बीच का कुछ स्पेस है ना, बीच का कुछ स्पेस है, उस स्पेस को यहाँ पे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आप माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कहते थे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। यहाँ पे भी इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो यही याद रखो, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी मतलब कि उसके बीच के न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियस का स्पेस। ओके, हो गया। अब क्या है, इसके अंदर ना, न्यूक्लियस के अंदर भी एक कंडेंस स्ट्रक्चर होता है। जैसे सेल के अंदर ये कंडेंसर न्यूक्लियस दिख रहा है बीच में, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक कंडेंसर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आप याद रखोगे, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस के ऊपर तो डबल मेम्ब्रेन है, पर उसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियोआई या फिर न्यूक्लियोलस कह लो आप, न्यूक्लियोआई आपका प्लूरल फॉर्म है, न्यूक्लियोलस कह लो आप, न्यूक्लियोलस कह लो आप। ठीक है, न्यूक्लियोलस है वो, क्या होता है? किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। बहुत अच्छे से आप याद रखना, न्यूक्लियस के ऊपर तो डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यानी कि न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, उसके अंदर कोई भी उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती। ओके, एक और चीज़ हमने पढ़ा है किस पे मेम्ब्रेन नहीं मिलती है?
सोच के बताओ। देखो ये आपका न्यूक्लियोलस, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं मिलती और राइबोसोम के ऊपर नहीं मिलती है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि किसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, तो राइबोसोम के ऊपर नहीं है और न्यूक्लियोलस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। बाकी सभी के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, किसी पे डबल किसी पे सिंगल। ओके, तो अब आते हैं न्यूक्लियोलस पे। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस का ही मेन काम है, न्यूक्लियोलस में ही आपके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, डीएनए जो भी होता है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, ये सब कंसंट्रेटेड कहाँ होते हैं? न्यूक्लियोलस पे होते हैं। न्यूक्लियस के किस पार्ट पे डीएनए आरएनए कंसंट्रेटेड होता है? न्यूक्लियोलस वाले पार्ट पे। हम कहते हैं न्यूक्लियस में हमारा डीएनए है, पर न्यूक्लियस के भी किस पार्ट में? न्यूक्लियोलस वाले पार्ट में डीएनए आपका होता है, या फिर कह लो क्रोमोसोम्स होता है। ओके, अब क्या है, न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम्स है, उसके पास क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, आरएनए है, तो वो क्या होगा? एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस करता है। ये साइट होता है फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, राइबोसोम्स की ज़्यादा सिंथेसिस करता है। अच्छा, एक बात याद रखना, राइबोसोम्स हमने और कहाँ पढ़ा है? हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ। रफ में राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स होने की वजह से ही वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो राइबोसोम का रोल क्या समझ में आ रहा है आपको? प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। और न्यूक्लियस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनाता है, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? राइबोसोम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो राइबोसोम्स को भी वो बनाएगा। ओके, तो ये साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, तो न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स भी बनाता है, न्यूक्लियस डीएनए को रिप्लिकेट भी करता है, न्यूक्लियस डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन भी बनाने में हेल्प करता है। ओके, और प्रोटीन किसकी हेल्प से बनाता है? राइबोसोम। जहाँ भी प्रोटीन बनने वाली चीज़ हो ना, राइबोसोम आना ही आना है, ठीक है। जहाँ भी प्रोटीन बन रहा हो वहाँ राइबोसोम होगा ही होगा, इतना याद रखो आप। तो यहाँ प्रोटीन बन रहा है, तो यहाँ पे राइबोसोम का होना जरूरी है, तो राइबोसोम को ही बनाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, ज़्यादा राइबोसोम्स बनाता है। ओके, एनर्जी खर्च करके बनाता है, एक्टिव मतलब एनर्जी खर्च करके बना रहा है वो, क्योंकि उसे ज़रूरत है। ओके, इसके बाद आपका आता है, अच्छा, ये न्यूक्लियर पोर के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर पोर के लिए मैंने क्या कहा, ताकि चीज़ें इधर उधर जा सके, आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, न्यूक्लियर पोर्स आर पैसेजेस थ्रू विच आरएनए एंड प्रोटीन इज पास्ड इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो आप याद रखिए कि बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं प्रोटीन और क्या है, प्रोटीन और आरएनए, और अंदर भी आ सकते हैं। देखो डीएनए बना तो डीएनए तो अंदर ही रहेगा। न्यूक्लियस का काम क्या है? डीएनए बनाना, आरएनए बनाना, प्रोटीन बनाना। डीएनए बनेगा तो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, लेकिन आरएनए और प्रोटीन की हमें बाहर भी ज़रूरत है, न्यूक्लियस के बाहर भी ज़रूरत है। तो आरएनए और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं, सपोज मान लो कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स आपकी वो प्रोटीन बना रही है, हर एक सेल का अलग अलग काम है ना, हम तो जनरल वे में पढ़ रहे हैं सेल्स, हर एक सेल का अलग अलग काम है। तो कुछ स्पेशल टाइप की सेल जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाती है, उनके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियोलस, ये जो न्यूक्लियोआई, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसमें इसको न्यूक्लियोलस बोलती हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे, यानी कि इसका प्लूरल फॉर्म आप याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोआई में, ठीक है। ये इसका प्लूरल फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म है। तो मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आप कंफ्यूज हो सकते हो, न्यूक्लियाई समझ सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर है उसके। तो मैं न्यूक्लियोलस बोल रही हूँ। तो कई सारे न्यूक्लियस किसी सेल्स में प्रेजेंट हैं, किसी न्यूक्लियस के अंदर कई सारे न्यूक्लियोलस हैं, मतलब कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में, और बहुत ज़्यादा वो राइबोसोम्स फॉर्म कर रहा है। ओके, तो बात यह है, मान लो कोई एक सेल है, उसने किसी एक टाइप का प्रोटीन बनाया, दूसरे सेल ने दूसरे टाइप का प्रोटीन बनाया, ठीक है। तो अब आपस में इनको एक्सचेंज करने की भी ज़रूरत है। तो ये प्रोटीन ए सेल से बी सेल, ए बी सेल हम मान लेते हैं, ए सेल ने कुछ प्रोटीन बनाया, वो बी सेल के पास आना है, आएगा तो न्यूक्लियस के अंदर भी तो आएगा, तो बाहर से अंदर की तरफ भी तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
अंदर से बाहर तो हो ही रहा है, जब ये बनाएगा तो अंदर से बाहर होगा, लेकिन दूसरे सेल से जब कुछ प्रोटीन आ रहा है तो अंदर भी जाएगा इसके, अगर इसको ज़रूरत है तो। इसलिए बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, ये आप याद रखोगे, सिंगल डायरेक्शन नहीं, बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। किसका किसका ट्रांसपोर्ट होता है? आरएनए और प्रोटीन का। ओके ओके। तो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, देखो ये साइड साइड में क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। पता है आपको प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है ना, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जब आप वर्ड यूज़ करते हो ना तो इसके अंदर सब आ जाता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके। और अगर अलग अलग देख रहे हो, न्यूक्लियस देख रहे हो, तो इसके बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म, पूरा मिला के प्रोटोप्लाज्म। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक सीरीज़ बना दूंगी, जितने भी कंफ्यूजिंग चीज़ें होंगी ना मैं उन टॉपिक को डिस्कस करूंगी, जैसे प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिड, क्रोमैटिन, ठीक है, ये सब चीज़ें कंफ्यूजिंग होती है, तो इन सब में डिफरेंस करके मैं एक सीरीज़ चलाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं उस हिसाब से सीरीज़ बना दूँगी आपकी। ओके, तो आते हैं अब इसके अंदर, क्या मैंने कहा कि डीएनए और आपका क्या होगा, दूसरा चीज़ आपका क्रोमोसोम्स, डीएनए, राइबोसोम्स और आरएनए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेन हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज जनरल में मैं बताती हूँ, कल डिटेल क्लास लेंगे इसके। तो देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जब भी मैं बात करूँ समझना, न्यूक्लियोइड के अंदर। ओके, तो न्यूक्लियोइड कह रही हूँ, न्यूक्लियोलस के अंदर। ओके, तो इन नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, क्रोमैटिन या क्रोमैटिड थ्रेड्स मिलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स मिलते हैं। ये वर्ड याद रखना, TIN है, IN है। क्रोमैटिड जब मैं पढ़ाऊंगी वो अलग चीज़ हो जाएगी, क्रोमैटिड एक होता है, ये वाली अलग चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। यहाँ पे मैं क्रोमैटिन की बात कर रही हूँ, वर्ड्स याद रखना, क्रोमैटिन या फिर क्रोमैटिन थ्रेड्स। ओके, होता क्या है ये समझ लो, आपका समझ लो, न्यूक्लियोलस को मैं न्यूक्लियस की बात कर रही हूँ, ठीक है, न्यूक्लियस को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत से लंबे लंबे थ्रेड्स जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है, थ्रेड जैसे, थ्रेड मतलब क्या होता है, धागे की तरह मिलते हैं, एकदम पतले पतले धागे की तरह पूरे न्यूक्लियस में बिखरे रहते हैं वो, ठीक है, पूरे न्यूक्लियस में बिखरे रहते हैं। तो क्रोमैटिन थ्रेड्स की तरह होते हैं अगर नॉर्मल कंडीशन में सेल है तो, अगर वो अभी सेल डिवीजन नहीं कर रही है तो धागे की तरह पूरे न्यूक्लियस में बिखरे रहते हैं आपके क्या, क्रोमोसोम्स, या फिर कह लो क्रोमैटिन थ्रेड्स उसको कहते हैं, सेम ही चीज़ है यार, लेकिन अलग अलग फेज में उसका अलग अलग नाम रख दिया गया। अभी इसको क्रोमैटिन थ्रेड कहेंगे या फिर क्रोमैटिन कहेंगे। अगर आपका सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है या होने वाला है, शुरू हो रहा है, तो क्या होगा, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स, मैं एक यहाँ पे निकाल के बताती हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे निकाल के मैं बता रही हूँ, ये ऐसा ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, ऐसा ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है, बहुत लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं, टोटल मिला के 2 मीटर की लंबाई होती है इनकी, ठीक है, आपका क्रोमोसोम्स टोटल मिला के कितनी लंबाई है, 2 मीटर लंबाई है। और कितने क्रोमोसोम्स हैं आपकी बॉडी में, 23 पेयर्स, या फिर कह लो 46 क्रोमोसोम, और 23 पेयर में भी फर्दर डिवीजन है, 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम, और 1 पेयर यानी कि एक पेयर जो बचता है वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। अगर मेल है तो XY क्रोमोसोम होगा, अगर फीमेल है तो XX। इसको मैं अभी बताती हूँ, बस जनरली समझो। तो क्रोमोसोम बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो यहाँ पे तो मैंने छोटा ही बनाया लगभग, लेकिन क्या होता है जब सेल डिवीजन होता है ना, तो इनके जो ये थ्रेड्स हैं ना वो कंडेंस होने लगते हैं, कंडेंस होकर छोटे छोटे होने लगते हैं। अब कोई चीज़ लंबी है, उसको कंडेंस करके आप छोटा करोगे तो वो मोटी हो जाएगी, लंबी थी, वॉल्यूम उसका सेम है, लंबी थी, अगर आप कंडेंस करके छोटा करो तो वो मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बाद में सेल डिवीज़न के टाइम पे कैसे बन जाते हैं, क्रोमोसोम की तरह बन जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका बन जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और सेल डिवीज़न के टाइम जब क्रोमैटिन कंडेंस हो गए तब उसको कहते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। तब क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। आज कुछ थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं कल का जो लेक्चर मैं लूँगी ना पूरा इसी पे लूँगी, इसी को क्लियर करने में लूँगी, तो टेंशन मत लो, आज बस जनरल वे में सुनते जाओ,
ओके, तो क्या है, ये आपका क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स का जो सेंटर पार्ट होता है, ये देखो, ये जो दो दिख रहा है ना, ये दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने, इन दोनों को क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, क्रोमैटिन पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमैटिड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपके, क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड, जो दो क्रोमैटिड को जोड़ता है, जोड़ने का काम कौन करता है, सेंट्रोमेयर, ठीक है। जहाँ पे जुड़े होते हैं उस लोकेशन को क्या कहते हैं, हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। और जो ये जो जुड़ा होता है ना, इसके किनारे किनारे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। उसके बाद क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत। अच्छा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन से क्या बनता है, गेट कंडेंस टू फ्रॉम क्रोमोसोम्स। और क्रोमैटिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डीएनए, हिस्टोन, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करती हूँ। आज आपको जो याद रखना है वो न्यूक्लियस से मेनली याद रखना है। क्या याद रखोगे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में ही आपका जेनेटिक मटेरियल कंसंट्रेटेड होता है। होता तो पूरे न्यूक्लियस में, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी में कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियोलस में, करेक्ट। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर पोर्स आपके प्रेजेंट होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं, ओके। जो इसके बीच का जो लिक्विड है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो इसकी डबल मेम्ब्रेन है उसके बीच बीच में पोर्स मिलते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, और दो मेम्ब्रेन के बीच के गैप को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ओके। न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स ये कंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए एक्टिव साइट ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस इसे कहते हैं, ओके। और क्या याद रखोगे, नॉर्मल कंडीशन में आपके न्यूक्लियस में क्रोमैटिन या क्रोमैटिक थ्रेड्स मिलती हैं, सेल डिवीज़न के टाइम ये कंडेंस होकर क्या बना देती हैं, क्रोमोसोम्स बना देती हैं। इतना पार्ट आप याद रखो, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।